गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए भैया, स्वागत है आप सभी का इस देखो, उम्र तुम्हारी भी बढ़ेगी एक दिन। चलिए तो आज करेंगे, आज हम एक क्विक कवरेज हमारे सारे अमेंडमेंट्स की। और इस अमेंडमेंट का हमारा जो बेस होगा, जो डिस्कशन का हमारा आधार होगा, वो होगा जितने भी अमेंडमेंट्स हमारे पिछले 6 महीने में हमारे कोर्स में एज सच इंक्लूड किए गए। इसका हमारा एक बेस तो आरटीपी है, जो इंस्टीट्यूट ने रिविजनरी टेस्ट पेपर पब्लिश किया, उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ अमेंडमेंट्स को कवर किया है। तो वील बी कवरिंग दो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स। हालांकि इंस्टीट्यूट ने उसमें कारो को भी कवर किया है, कारो 2015, बट दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट फॉर May 2016 अटेम्प्ट। इनफैक्ट कारो को नवंबर 2015 के लिए लागू कर दिया गया था। सो कारो ऑब्वियसली इज समथिंग which we'll not be talking about because that's an old amendment, but we'll be talking about all things which have become applicable in the last 6 months। पिछले जो 6 महीने में जो चीज़ें शामिल हुई है हमारे कोर्स में। इनफैक्ट 6 महीने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो बेंचमार्क हो गया है, कट ऑफ डेट हो गई है, वो एज सच हो गई है आपके 31 अक्टूबर 2015 फॉर योर May 2016 अटेम्प्ट। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करें, ये वो सारे हैं जो अक्टूबर 2015 तक आ गए और मई 2016 में लागू किए गए, या कुछ उसके अलावा सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स जिसको आरटीपी में एज एन अमेंडमेंट शामिल किया गया। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारे इस डिस्कशन की कवरेज में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। तो फर्स्ट, देयर आर सम अमेंडमेंट्स इन कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट की लिमिट्स और उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस के रूल्स में देयर आर सम अमेंडमेंट्स विच इज वन व्हाट वी हैव टू डिस्कस। सेकंड, हमारे अमेंडमेंट्स में एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। आप लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बहुत सालों से ये मंशा थी कि उनके भी आईसीआई के जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हों, और वो भी बहुत चाहते थे हमेशा से कि जैसे हम लोग आए दिन नए नए एएस इशू करते हैं, फिर इंडेस लाते हैं, फिर जो एएस आते हैं उनको बदल देते हैं, फिर जो इंडेस आते हैं उनको भी बदल देते हैं। इससे शिक्षक और उसके छात्रों का एक समन्वय, एक रिश्ता हमेशा बना रहता है कि कभी भी कुछ स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं आती। इनकम टैक्स की भी बड़ी सालों से ऐसी तमन्ना थी कि वो भी ऐसा कुछ करे, और इसकी पहल इनकम टैक्स ने कई सालों पहले करी थी, इनकम टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और 2 इशू करके। पर जिस गति से आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स इशू किए, इनकम टैक्स उस समय रुक गया, और अभी इनकम टैक्स ने कुछ 10 स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। आपके कोर्स में ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, बस एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इसका रेलेवेंस क्या है, बस इट्स हार्डली 5 minutes टॉक विच वील हैव टू डू, and a list of the standards, what the standards are there which we'll have to talk about or cover about। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हमको डिस्कस करना होंगे। इसके अलावा कंपनी ऑडिट में देयर आर सम अमेंडमेंट्स। कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट्स में एक तो सीलिंग लिमिट का अमेंडमेंट है, जो एज सच एक कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, जो जून 2015 में एज सच आ चुका था। तो उसमें कुछ सीलिंग लिमिट्स आपकी अपडेट की गई थी, कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए थे। हालांकि वो अपन ने क्लास में तो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, इन द प्रीवियस बैच ऑल्सो, करंट बैच में भी हमने किया डिस्कस, बट दैट हैज बीन मेड इफेक्टिव नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम May 16। इसके अलावा फ्रॉड रिपोर्टिंग में देयर इज सम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कि इस अमाउंट से एक स्पेसिफाइड 1 करोड़ का अमाउंट है, जिसके ऊपर के फ्रॉड होंगे तो ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होंगे। कंपनी ऑडिट में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 अब कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान अगर कोई फ्रॉड्स मिले तो वो फ्रॉड्स उसे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए। हालांकि उसमें ऑडिटर को एक लिमिट दे दी गई है कि 1 करोड़ के ऊपर के फ्रॉड ही बताएगा, उससे नीचे के फ्रॉड्स वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर सकता है। तो दैट इज वन अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग। इसके अलावा आपके सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हम कुछ क्वालिफिकेशंस, एडवर्स रिमार्क्स की रिपोर्टिंग करते हैं, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया है। सो दैट गाइडेंस नोट बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ टू रिपोर्ट अंडर दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। सो दैट इज अनदर थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और डिस्कस। तो आज से अपन ये बोल सकते हैं कि हमारा जो अमेंडमेंट का डिस्कशन होगा, दिस कैन बी प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 3 क्विक पार्ट्स। कॉस्ट ऑडिट,
इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट एंड जो गाइडेंस नोट कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है। ये तीन पार्ट में अपने को अमेंडमेंट्स एज सच डिस्कस करना है। वेरी ऑनेस्टली ये अमेंडमेंट्स कोई बहुत मेजर बड़ा डिस्कशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेरी लेंदी और एन एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड इट इज़ समथिंग विच कैन बी कवर्ड इन क्वाइट क्विकली। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय एज सच लगने वाला नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक एक करके अपन इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑडिट। अब ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, यू विल बी जस्ट गेटिंग सम नोट्स। आपको बेसिकली जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है सब नोट्स में दी गई है विद सम डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो वो सब आपको एज सच नोट्स में मिल जाएगा। दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास इटसेल्फ। तो आप चाहें तो उसी में नोटिंग कर लीजिएगा या अभी सुन लीजिए, जैसे आपको अभी नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, मन लगा रहेगा। कॉस्ट ऑडिट की बात करें बन जाओ सी बहुत मिलेंगे। कॉस्ट ऑडिट में हम लोग बात कर रहे हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये कॉस्ट ऑडिट क्या है? CS कंपनी सेक्रेटरी, सीमा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CWA जिनको पहले कहते थे, इन सब की भी हमेशा से मंशा रही है कि जैसे कंपनीज में कंपनी ऑडिट होता है वैसे क्यों सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं होता, क्यों कॉस्ट ऑडिट नहीं होता, क्यों आखिरकार हर कंपनी को CA की जरूरत है पर CS की नहीं, सीमा की नहीं। वो दर्द इनके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से इन्होंने सरकार के सामने अपनी बात रखी और कहा कि भाई हमसे भी ऑडिट कराओ, हमारी भी कोई लिमिट हो, हमारे भी स्टूडेंट पढ़ें, उनको भी अच्छा लगे कि कंपनीज का ऑडिट होता है, तो क्यों ना ऐसी लिमिट प्रिस्क्राइब की जाए सिस्टमैटिकली कि भाई इन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना होंगे और इन्हें कॉस्ट ऑडिट कराना पड़े। तो फाइनली फिर सरकार ने उनकी दुहाई सुनते हुए फाइनली क्या किया, एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी। लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी, इसका मतलब क्या कंपनीज एक्ट 1956 में ये लिमिट्स नहीं हुआ करती थी? वहां नियम बड़े फ्लेक्सिबल से थे। वहां पे ऐसा होता था कि अगर आप 52 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में से किसी एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर जाती है जो इंडस्ट्री वाइज डिफाइन होता था तो आपको कॉस्ट ऑडिट करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जब जैसी जो इच्छा होती थी उस हिसाब से वो लिमिट प्रिस्क्राइब करती जाती। अब क्योंकि नया एक्ट बना है, ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी जितनी भी लिमिट्स प्रिस्क्राइब थी उन सबको कंसोलिडेट किया जा सकता है। तो उस उद्देश्य से फिर क्या किया गया, सारी की सारी लिमिट्स को इंडिविजुअली सेक्टर वाइज देने की बजाय एक डिफाइन लिमिट्स रूल्स के माध्यम से दे दी गई। लिमिट्स दो प्रिस्क्राइब्ड हैं जो हमें पढ़ना है। एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और दूसरी लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है आपका, सेक्शन 148। सेक्शन 148 ऑफ को 13 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि प्रिस्क्राइब्ड एंटिटीज को कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। अब इसी बात है कि ये सेक्शन कहता है कि कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड देयर नेटवर्थ और टर्नओवर exceeds a prescribed limit will have to get their cost records audited by a SEMA। तो वहां पे क्या दिया गया है, जिनके कुछ लिमिट्स में जो आएंगे उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना होंगे, और उसमें उन जिनका टर्नओवर नेटवर्थ एक लिमिट क्रॉस करेगा उनको कॉस्ट ऑडिट कराना। यानी पहली बात तो कॉस्ट रिकॉर्ड सबको मेंटेन नहीं करना है, उसकी लिमिट है। दूसरी बात, उसमें भी कॉस्ट ऑडिट सबको नहीं कराना है, उसकी देयर इज अ फर्दर लिमिट। तो यूं समझ लो कि 35 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका है एटलीस्ट तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे, पर 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो कॉस्ट ऑडिट होगा। तो देयर आर लिमिट्स लाइक दिस। जैसे हमारे टैक्स ऑडिट में होता है ना, 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका ग्रॉस रिसीव टर्नओवर नहीं है तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर।
तो फिर सवाल ये उठा कि ये ऑडिट करेगा कौन? पहले कौन करता था? सीमा, सीडब्ल्यू कहते थे उसे, पर वो नहीं मिलते थे तो कौन करता था? सी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में अब साफ साफ बोल दिया है कि अब सिर्फ कौन करेगा? सीडब्ल्यू यानी सीएमए। यानी अब ऐसा नहीं है कि सीएमए नहीं मिला तो आप सीए को दे दो, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, सीएमए ढूंढते ही नहीं थे, फिर तो सीए पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको सीएमए ढूंढना पड़ेगा और सीएमए से ही ये कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। तो सर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया, क्या फिर हमारे कोर्स में क्यों रखा गया? अगर ये सीमा ही करेगा, क्या बोलूं मैं, सीमा नहीं, तो अगर ये ऑडिट सीमा नहीं करना है तो फिर ये हमारे कोर्स में क्या कर रहा है? हमें क्यों पढ़ना है? वाई आर वी रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस? क्योंकि हमको तो ये ऑडिट करना ही नहीं। चेक करेंगे सीमा ने किया या नहीं किया? क्यों भाई, आपने बीड़ा उठा रखा है, तो ये हम क्यों करेंगे यार? वो उसका ऑडिट है, वो करे, अपने क्या लेना देना उसके ऑडिट से? सॉरी, बताने के लिए आप नहीं कर, जला रहे इंस्टीट्यूट तो इतना अमेंडमेंट दे दे कि जला रहे, जलाना तो ऐसे ही जला देते। तो देखो इसका कारण यह है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने एक सेक्शन 128 पढ़ा होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी सेट टू बी केप्ट इफ इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू असेट लायबिलिटी, रिसीव पेमेंट, परचेज सेल्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ प्रिस्क्राइब। और ऑडिटर को सेक्शन 143 143 सुनहरा नंबर, सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज में ऑडिटर को सबसेक्शन 3 में स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करना होती है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में ऑडिटर को कुछ चीजों पे स्पेसिफिक रिपोर्ट देना होती है, जैसे क्या उसे सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिट की मिली है, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए। क्योंकि ऑडिटर को यह कमेंट करना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए, इसलिए ऑडिटर को यह चेक करना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड क्या प्रिस्क्राइब्ड है और अगर हैं तो क्या मेंटेन किए। तो पहले आपके कोर्स में कॉस्ट ऑडिट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें पूरा कॉस्ट ऑडिट हुआ करता था। अब आपके कोर्स में कॉस्ट ऑडिट नाम के उस चैप्टर की बजाय क्या दे दिए गए हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड कैसे बनाना है, ऑडिट की क्या लिमिट है, रिकॉर्ड्स में किन किन चीजों के रिकॉर्ड्स आएंगे, और बहुत ही ब्रीफ में कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती। यानी वेरी ऑनेस्टली इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए याद रखने वाली चीज अगर कुछ है तो वो सिर्फ क्या होगी, लिमिट्स, कि रिकॉर्ड कैसे बनाना है और ऑडिट किसका होना है। बाकी हमें एक बार क्विकली वील जस्ट हैव टू गो थ्रू कि कॉस्ट रिकॉर्ड में किन किन तरह की चीजों के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। इतना आप कर लीजिए। रिपोर्ट किस तरह की होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर इतने से में कवर हो जाए। पहले हमारे कोर्स में पूरा कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर होता था कि कॉस्ट ऑडिट होता एग्जैक्टली कैसे। सबसे पहली बात बताओ, आपको रेलेवेंस समझ में आ गया अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? तो द रीजन इज बिकॉज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हमें कमेंट करना है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चेक करें कि कंपनी पे क्या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए। आपने देखा होगा कारो 2015, कारो 2015 ऐसे साल के साथ क्यों बोल रहे हो सर? पहले कारो 2003 हुआ करती थी, 3 को फिर कंपनीज एक्ट 2013 ने रिवाइज करके कारो 2015 इशू करी, फिर 2016 आ गया तो सरकार ने 2016 इशू कर दी। हेलो, क्या कारो 2016 भी आ चुकी है? जी हाँ, मार्च 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आपके कुछ नोटिफिकेशंस के जरिए एक नई कारो लॉन्च कर दी। पहले 21 वाली थी, 21 पॉइंट की थी, अब वो 12 पॉइंट की कर दी गई थी 2015 में, अब उसको फिर बढ़ा के 16 पॉइंट की कारो बना दी गई, स्वीट 60। हालांकि कारो 2016 इज नॉट समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर मे अटेम्प्ट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, so that is not something which is the course of our or part of our discussion. But then yes, the point of the matter is कि cost audit में these are the things which we'll have to talk about. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कारो 2015 है, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी एक पॉइंट होता है जिसमें ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है
whether adequate cost records and returns have been made and maintained. ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि क्या एडिक्वेट पर्याप्त कॉस्ट रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स को बनाया गया है और बना के उनको रखा गया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनाने, कितने बनाने, एंड कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट अगर हुआ है तो क्या कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट हमें पढ़ना होती है? नॉर्मली यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स पढ़ना चाहता है। क्या आपने पढ़ा होगा एक ऐसे 610 होता है। कॉस्ट ऑडिट भी एक तरह का इंटरनल ऑडिट है, ये मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य शेयर होल्डर को आगाह करना नहीं होता है कॉस्ट कैसी है। कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट तो शेयर होल्डर तक जाती भी नहीं है, इट इज ओनली विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर के लिए नहीं है, वो इंटरनल ऑडिट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। तो ये एक तरह का इंटरनल ऑडिट है। तो आप बताइए कि ऑडिटर के काम की चीज हो सकती है क्या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट? यस। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने टैक्स ऑडिट किया होगा और उसमें आपने 3CD के 41 पॉइंट भरे होंगे, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो आपका जो आखिरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है कि क्या कंपनी का कॉस्ट ऑडिट हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या कॉस्ट ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशंस दिए। ये शायद आपको क्लिक ना करे क्योंकि ये सब पॉइंट नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी वाले, ये प्री डिफाइंड एनए होते हैं, नॉट एप्लीकेबल। एकदम आखिरी के 4 पॉइंट आप देखोगे तो एक आखिरी रेशियो से और उसके अलावा 3 पॉइंट आपके रिपोर्ट्स के हैं, जिसमें सर्विस टैक्स ऑडिट, एक्साइज ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट की बात की गई। तो वहां भी ऑडिटर को रिपोर्ट देख के अगर उसमें कोई क्वालिफिकेशन है तो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होता है। तो इतना लिमिटेड रेफरेंस या रेलेवेंस हमारे लिए कॉस्ट ऑडिट का। ओके, चलिए, तो सबसे पहली बात बनाने किसको है कॉस्ट रिकॉर्ड। सबसे पहले इन्होंने कह दिया है कि अगर कंपनी का एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको अपने इस साल के टर्नओवर में, इस साल के रिकॉर्ड्स में क्या करना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके रखना होंगे। यानी अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर किससे ज्यादा है, 35 करोड़, तो आपको इस साल क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड। टर्नओवर कौन सा देखेंगे, एनुअल टर्नओवर, P&L में जो आ रहा है। तो सर, हाँ बोलो ना। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारी कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर वाज 1000 करोड़ और हमारी कंपनी का काम क्या है, ऑर्डर्स आर कंपनी इनटू, हमारी कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़ प्रीवियस ईयर का, और हमारी कंपनी अपने आप में क्या है, एक सेक्शन 25 कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो क्या इसे भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ उसी के लिए रेलेवेंट होगा जिन इंडस्ट्रीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब करना हो, सॉरी, जिनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए। यानी दोस्तों यूं समझो, सबसे पहली चीज तो कुछ इंडस्ट्रीज को प्रिस्क्राइब किया गया है कि इन इंडस्ट्रीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। अगर आपके बिजनेस में कोई भी बिजनेस उन प्रिस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज को बिलोंग करता है तो आप ये सब पढ़ें, अदरवाइज आपको कॉस्ट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं। यानी अगर हम कहते हैं कि यार हमारी कंपनी तो कुछ नहीं है, चेन ऑफ ब्यूटी पार्लर्स रन करती है, अब उसमें काहे के कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट रिकॉर्ड जिन इंडस्ट्रीज पे प्रिस्क्राइब्ड है उसमें इस तरह की इंडस्ट्री कवर नहीं होती है, तो उस केस में आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं। यानी सपोज हमारी कंपनी का काम है सॉफ्टवेयर का, अब सॉफ्टवेयर में कोई कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, पर हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। 2 बिजनेस सेगमेंट है हमारे, दवाइयों का भी काम करते हैं और सॉफ्टवेयर का भी काम करते हैं। अब इस केस में फार्मास्यूटिकल इज कवर्ड अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बट नॉट सॉफ्टवेयर। तो मुझे टर्नओवर किसका देखना है, फार्मास्यूटिकल का या टोटल? टोटल। यानी आप सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपकी कंपनी कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज में एंगेज्ड हैं जो कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंतर्गत कवर किए गए, और अगर हैं तो फिर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या 35 करोड़ के पार है। बहुत ही सिंपल सी बात, अगर अपन एक एग्जांपल लें, सपोज आई से माय कंपनी इज इनटू सॉफ्टवेयर एंड से इट इज आल्सो इनटू मेडिसिन्स, फार्मा।
this is covered under cost or sorry, this is covered under cost records and this is not covered. हमारा टर्नओवर सपोज सॉफ्टवेयर का 50 करोड़ है और इसका 10 करोड़ है, टोटल कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ है। क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है? बोलो बोलो यस। मैं बोलता हूं कि हमारा टर्नओवर केस 2 लेते, सॉफ्टवेयर 10 करोड़ से फार्मा 50 करोड़ है, बनाना है? बोलो। हमारा 30 क्रॉस कर रहा है, हमारा टर्नओवर 50 करोड़ और नील है। क्योंकि सॉफ्टवेयर कवर्ड ही नहीं है, तो अगर आपको बोल भी दिया कि बनाओ तो आप बनाओगे किसका? सॉफ्टवेयर के तो कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब ही नहीं है, और सॉफ्टवेयर के कॉस्ट रिकॉर्ड ही प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप किसका बनाओगे कॉस्ट रिकॉर्ड? क्योंकि आपके यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल का तो बिजनेस ही नहीं। ठीक है, तो 35 करोड़ किसका टर्नओवर है दोस्तों? हाँ जी, कंपनी का एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट। पर ये देखेगी सिर्फ कौन सी कंपनी? जिनका एटलीस्ट एक बिजनेस ऑपरेशन कॉस्ट रिकॉर्ड में कवर होता है। इज दिस क्लियर? हेलो हेलो, हालांकि इसमें अब ये कहा गया है कि अगर आप एक माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज क्लासिफाई होते हैं तो फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं। MSMED सुना है क्या आपने? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इसका रेफरेंस टैक्स ऑडिट में आता है, वन टैक्स ऑडिट में डिस्कस भी किया था MSMED। टैक्स ऑडिट में इसका क्या रेफरेंस आता है? बेसिकली भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर बिजनेसेस। इस एक्ट में क्या प्रोविजन दिया गया, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 का एक्ट है ये। इस एक्ट में ये बोला गया है कि अगर एक नॉन माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज एक माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के साथ डील करता है, जिसके अंतर्गत एक लार्ज एंटरप्राइज को स्मॉल एंटरप्राइज को पैसे देना है, तो जो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं पेमेंट करने की, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, मैक्सिमम 45 दिन। अगर आपकी टर्म से फॉर एग्जांपल 60 दिन की है तो फिर मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा? 45, उससे ज्यादा नहीं। जो भी आपकी अग्रीड टर्म है पेमेंट करने की, पेमेंट किसको करना है? लार्ज को, किसे? स्मॉल को। उस अग्रीड पीरियड में आप पेमेंट कर दें, नहीं तो जितना डीले करोगे उस डीले पे बैंक रेट से 3 गुना ब्याज आपको देना पड़ेगा, और इस ब्याज का इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन अ लार्ज एंटरप्राइज इज डीलिंग विद माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। आया समझ में? अरे बोलो, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट ऑडिट में क्या बोला गया है? कॉस्ट ऑडिट के नियम में बोला गया है कि अगर आपका एंटरप्राइज माइक्रो या स्मॉल है, क्या है? माइक्रो या स्मॉल, तो फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं। किसी एंटरप्राइज को माइक्रो या स्मॉल कब माना जाता है?
व्हेन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन इज जब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन कितना है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन इज नॉट मोर देन यानी लेस देन इक्वल टू 25 lakhs। स्मॉल कब माना जाता है? 5 crores। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन इस लिमिट से कम है, यानी अब माइक्रो और स्मॉल यानी अपने लिए 5 करोड़ की लिमिट होगी, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट बोला मैंने, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। यानी कॉस्ट ऑडिट तो बहुत आगे की बात होगी, कॉस्ट रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन करना, भले ही फिर आपका टर्नओवर क्या हो। अरे बोलो कितना भी हो, इन दैट केस टर्नओवर विल नॉट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, उससे कोई मतलब नहीं हो। मीडियम नहीं किया है, याद रख, 3 कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। एग्जाम्पशन सिर्फ किसको है? माइक्रो और स्मॉल। मीडियम का इन्वेस्टमेंट का टेन्योर जो होता है वो 10 करोड़ होता है, तो हमें सिर्फ स्मॉल तक मतलब है। एक और बात, आप माइक्रो स्मॉल कब माने जाओगे? जब आप MSMED में रजिस्टर्ड हो, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और भी यू शुड बी रजिस्टर्ड इन व्हाट? MSMED एज अ माइक्रो और अ स्मॉल एंटरप्राइज। तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से छूट मिल जाएगी। ये तो पहली बात हो गई अपनी, किसकी? बोलो बोलो बोलो, कॉस्ट रिकॉर्ड। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम, दैट इज कॉस्ट ऑडिट किसे कराना। कॉस्ट ऑडिट की क्या है लिमिट? तभी क्या किया गया है, सारी इंडस्ट्रीज जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। पहले एक बात बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना किसको होता है?